देखिए सभी को हमारा राम राम। हम्म। और आप सब लोग फतेहपुर के किसान हो। आज खेती की पूरी बात बताएंगे आपको। एक तो जीवामृत है, जीवामृत की बात बाद में बताएंगे। पहले खेती की कुछ और थोड़ी सी कहानी आपको समझाते हैं। खेती हमारी अनादिकाल से, जब से इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो बहुत दिन तक तो मनुष्य जो है पशुओं की भांति जीता रहा। फिर धीरे धीरे, चूंकि परमात्मा ने आपको ज्ञान दे के भेजा था, लेकिन वो ज्ञान जागृत होने में लाखों साल लग गए। पहले आपको याद होगा कि याद क्या होगा, एक कल्पना करिए कि जब धरती में पहली बार मनुष्य आया था तो कपड़े नहीं थे उसके पास, नंगा था। पानी पीना होता था तो लेट करके नदी में, जलाशय में मुंह लगा के पानी पीता था, क्योंकि उसके पास गिलास नहीं था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य टेक्नोक्रेट था, तो कुछ लोगों को लगा कि जैसे प्रारंभ में क्या, कंदमूल फल, जंगल में जो कुछ था वही हम खाते थे। जैसे हाथी घोड़ा गधा बकरी खाता है ना, वैसे मैं भी खाता था, अपना अपना खोज करके। कुछ वक्त बीता कि मनुष्य को कुछ चीजें अच्छी लगी, तो जो चीज उसको स्वाद में अच्छी लगी कि ये तो सेव है, सेव भी नहीं जानता था, ये वाला फल, आवाज भाषा थी ही नहीं। उसको कोई चीज अच्छी लगती थी तो फिर वो उस पर देखता था कि इसमें दाना है, फिर दाना बोया, फिर एक और पेड़ बना। लाखों साल लगा उसको खेती सीखने में। पहले लकड़ी का कोई औजार था, उससे जमीन को गोड़ता था, फिर पत्थर का औजार बनाया, फिर लोहे का औजार बनाया, फिर किसी के अंदर दिमाग आया तो उसने जो है एक मिट्टी का कुछ बर्तन बनाया। पहले पकाने की भी आर्ट नहीं थी, कच्चा मिट्टी का एक पात्र बनाया कि पानी पी लें। एक ही बार पिया फिर वो गल गया। फिर कभी याद आया, कुछ को ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसको पकाया जा सकता है, तो पक्का कुल्हड़ बना। ऐसे करते करते एक दिन आया कि मैं खेती सीख गया। आबादी कम थी धरती पर, मनुष्य का बोझ कम था, तो हम आराम से खेती करते थे, हमारी जरूरतें भी कम थी। आज इस कलयुग में आबादी बहुत है और हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं। आबादी कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा है। तो ये टेक्नोलॉजी का युग शुरू हुआ। 1960 के पहले हम ऐसे ही थे, फिर 1960 के बाद ये टेक्नोलॉजी तो 1900 के पहले भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे देश में नहीं थी। कुछ कंट्री जो है टेक्नोलॉजी अचीव कर चुके थे, अच्छा खेती करने की नई नई विधाएं सीख चुके थे, फिर हमारे देश में भी वो चीज़ें आई। मित्र, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत कम है। तो मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं, आप देखना कि माँ कितना देती है आपको। जैसे आज हालात बेशक किसान के खराब हैं, और ये जो प्रशिक्षण है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्यों दी जा रही हैं? कि किसान की आमदनी बढ़े। जब मैं कहता हूँ किसान की आमदनी बढ़े, तो दो चीज़ों पर विचार करना होगा। आमदनी बढ़े तो माने कि लागत घटे, आमदनी बढ़े तो मतलब प्राकृतिक संसाधनों का स्वरूप सुधरे। जैसे आज हम 1 किलो गेहूं बोते हैं तो 34 किलो गेहूं मिलता है। हम 1 किलो चना बोते हैं तो हमको 16 किलो चना मिलता है। हम 1 किलो सरसों बोते हैं तो हमको 12 कुंटल सरसों मिलती है। बात समझना। यानी गेहूं की अगर बात करें तो 1 किलो गेहूं बोएंगे तो हमको 30, 34, 35 कुंटल गेहूं मिलेगा। धरती की सामर्थ्य देखिए आप कि 1 किलो गेहूं हमने 15 नवंबर को बोया और 10 अप्रैल को मैंने 34 किलो गेहूं काटा एक क्यारी से। तो माँ की सामर्थ्य है कि उसने हमको 1 किलो डालता हूं तो 4.5 महीना में हमको 34 किलो वापस करती है। लेकिन अगर ये माँ सही हो, अभी क्या हुआ है
कि 1 किलो बोया और 34 किलो मिला, इसके बीच का सफर जरा समझो कि खेत की 4 जुताई करनी पड़ी, फसल बोते समय हमको डीएपी पोटाश डालना पड़ा, फिर खरपतवार उगेंगे तो उनको मारने के लिए मुझे आइसोप्रोटोरॉन वीडीसाइड भी डालना पड़ा, फिर मुझे 6 पानी लगाने पड़े, फिर मुझे हार्वेस्टर से कटाई करानी पड़ी, ट्रैक्टर किराए का था, 6 बार पानी लगाने पड़े, पानी 150 रुपया घंटा था। तो जो 34 कुंटल मिला उसमें से आपका 25 कुंटल, 26 कुंटल, 24 कुंटल, 28 कुंटल लागत खत्म, लग गई। तो आपके हाथ में कितना लगा? 6 कुंटल, 7 कुंटल लगा। हम एकड़ की, 2 एकड़ की बात करते हैं, अब किलो छोड़ दो। 1 एकड़ में मैंने 40 किलो गेहूं बोया, तो 1 एकड़ में हमको 12-14 कुंटल मिला। 12-14 कुंटल में 10 कुंटल के बराबर तो लागत लग गई। नेचुरल फार्मिंग जो सिखाई जा रही है, या नेचुरल फार्मिंग का जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि हम अपनी सॉइल को, अपने सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को इतना रिच कर दें, इतना मजबूत कर दें कि मैं 1 जुताई करूं और गेहूं बो दूं। 4 जुताई की जरूरत ये कब संभव है? जब ये माँ धरती आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, इसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। अब ये कठोर हो गई है, तो धरती माँ की कठोरता को तोड़ना है, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए प्राकृतिक खेती में, समझते जाना। दूसरा, इसमें जीवांश कार्बन 1% से अधिक होना चाहिए, जो अभी 0.3। अगर मेरे जीवांश कार्बन 1% हो जाए तो मुझे यूरिया, डीपी, पोटाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, जीवांश कार्बन 1 हो जाएगा, तो याद करिए आप 40-50 साल पहले जौ गेहूं बोते थे, 2 पानी में होता था। अगर इसमें जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो हमारा 2 ही पानी में गेहूं हो जाएगा, तो जमीन का भूगर्भ जल हमको लूटने की जरूरत। अगर हमारी जमीन में बेनिफिशियल जीव जंतु, माँ को कहा गया है कि माँ धरती माता मेरी जिंदा है। माँ किस वजह से जिंदा है? माँ के अंदर बहुत सारा जीवन है। केंचुआ है, गुबरैला है, दीमक है, सांप है, बिच्छू है, चींटी है, चींटा है और नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी वजह से माँ जिंदा है। लेकिन इनको तो मैंने बहुत सारे रसायन डाल के डिस्ट्रॉय, मार दिया, नष्ट कर दिया, तो माँ जिंदा कहाँ बची? माँ मर गई। ठीक है ना? बारिश होती है जुलाई के महीने में। परमात्मा की, प्रकृति का नियम है कि समुद्र से पानी इवेपोरेट होगा, बादलों में इकट्ठा होगा, फिर पूरी देश दुनिया को पानी देंगे। तो परमात्मा पानी जुलाई अगस्त के महीने में आपको देता है जरूरत भर का। लेकिन खेत की मेड़ नहीं है, पानी बह जाता है। पानी मिला था, पानी मैंने बहा दिया, फिर खेत की मेड़ के पेड़ मैंने काट लिए। आज की तारीख में आपकी खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है। अभी जीवामृत की कहानी में क्या हो रहा है कि हर साल किसान बेचारा जीवामृत डालता है। मैं क्या चाहता हूं कि इस प्राकृतिक खेती की जब सही समझ हो जाएगी तो जीवामृत हर साल नहीं डालना, बस एक ही बार डालना है। और अगर बिल्कुल क्लियर हो गई ना कहानी प्राकृतिक खेती की, तो जीवामृत भी नहीं डालना। ये जो जीवाणु हम ड्रम में लाए हैं जंगल से, या आपको बताया जा रहा है ऐसे जीवामृत बनाओ, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाओ, हमको जिस दिन समझ आ गई ना कि माँ को जिंदा रखने के बारे में मुझे ऐसे ऐसे काम करने हैं, तो जब आदमी बना सकता है परमात्मा या भगवान, आदमी की रचना कर सकता है, तो छोटे जीव की रचना तो सेकेंडों में ऐसे करेगा। बस हम उसको करने दें। आपने बरसात के सीजन में देखा होगा, काई जम जाती है। बरसात के सीजन में बड़ी बड़ी इमारतों में काई जम जाती। काई किसने बोई? वहां पर प्रकृति ने बना दी। जब प्रकृति काई बना सकती है, तो प्रकृति जो ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा बनाने उसको टाइम नहीं लगता है।
वो भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। प्राकृतिक खेती की प्रकृति को संरक्षित रखने की समझ जैसे ही मुझे डेवलप होगी ना, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। तो आज की तारीख में जैसे आप किसान हैं, आप दुखी हैं, आप निराश हैं, अन्नदाता किसान देश का, अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला, मतलब देवता। किसान देवता होने के बावजूद किसान जो है दूसरों के सामने कटोरा लेके हाथ फैला के जाने क्या क्या मांगता रहता है, इसमें अनुदान दे दो, उसमें अनुदान दे दो। अगर जिस दिन मेरी बुद्धि समझ जाएगी, मेरा दिमाग सही हो जाएगा, तो मैं फिर बता दूं कि आपको धरती माता से मांगना है, और कोई अगर दे सकता है किसान को रियलिटी में, तो मां ही दे सकती है। आपको और कोई कुछ दे नहीं सकता। वो छोटी छोटी चॉकलेट, लॉलीपॉप खिलाना अलग की चीज है, लेकिन रियलिटी में अगर किसान को कोई कुछ दे सकता है तो ये धरती माता ही दे सकती है। तो हमको प्राकृतिक खेती में धरती माता को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, बस इतना ही सीखना है। जैसे अभी मैंने बोला कि अभी आपने गेहूं बोया, चना बोया, मटर बोया, 1 किलो बोया और 12 किलो मिला, 32 किलो मिला। हम ये चाहते हैं कि जब किसान देश का चना बोता है, और चने की वैरायटियां 25-30 कुंटल की हैं, कि 1 हेक्टेयर में 25 कुंटल चने की ये वैरायटी है, 1 हेक्टेयर में 65 कुंटल ये गेहूं की वैरायटी है, तो इस बात पर ध्यान देना है कि जब मैं 65 कुंटल वाला गेहूं बोया, वैज्ञानिक विधि से मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला, वैज्ञानिकों के अनुसार नियम से उस समय पर बोया, उसी विधि से मैंने पानी लगाया, तो 65 कुंटल की जब मैंने वैरायटी बोई तो हमको 65 कुंटल गेहूं क्यों नहीं मिला? कभी रुक करके इस बात को सोचो क्या कि साला जब 65 कुंटल वाला बोए थे तो हमको 34 क्यों मिला, हमको 28 क्यों मिला? मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, समय पर बोया, समय पर फर्टिलाइजर डाला, समय पर पानी लगाया। तो आप पाओगे कि धरती माता की हैसियत, धरती माता की सामर्थ्य 65 कुंटल देने की नहीं है। तो अगर मैंने धरती माता के बारे में सोचना शुरू किया तो कल को आपको धरती माता 65 कुंटल भी देगी। और अगर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन मैंने बोला 1% से अधिक हो गया तो आपसे फर्टिलाइजर भी नहीं मांगेगी। अगर आपके घर में पशु पाल लिए हो तो आपको वीडीसाइड भी नहीं डालने पड़ेंगे। आपकी किसी भी फसल में बीमारी लगेगी ही नहीं। पेड़ पर पेड़ हो गए, चिड़ियां इतनी ज्यादा हो गई तो कीड़ा लगेगा ही नहीं। मैं कई बार अपने किसानों से कहता हूं जरा जंगल चल के देख लो। और मैं इतना गारंटी से क्यों बोलता हूं, मैं जंगल को बहुत बारीकी से अध्ययन किया हूं। जंगल में देश के किसी इंटोमोलॉजिस्ट को, पैथोलॉजिस्ट को ले जाइए, और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे साथ 10 दिन जंगल रहे और एक भी बीमारी दिखाए हमको किसी वनस्पति में, एक भी इंसेक्ट दिखाए किसी किसान साहब देखिए इस पेड़ को इंसेक्ट खा गए, कोई कुछ नहीं खा रहा। क्योंकि वहां पर प्रकृति की व्यवस्था जैसा होनी चाहिए वैसी व्यवस्था है। तो प्रकृति अपने आप में सारी चीजों को मैनेज करती है। इंसान को, इस किसान को या एक आदमी को यही समझना है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति मुझसे क्या चाहती है, प्रकृति क्या कहती, क्या करो क्या ना करो। अगर इतनी समझ हमको आ गई तो बस हमें कुछ नहीं करना है, आराम से सारी चीजें होती चली जाएंगी। और जब मैं प्रकृति की व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता हूं तो फिर परेशानियां यहां पर आके खड़ा होता है कि देश का 80% किसान कर्जदार है, अन्नदाता किसान कर्जदार है। अभी मैंने क्लासरूम में क्या कहा, 5 एकड़ का किसान 1.5 लाख का कर्जदार है, उसके पास अपनी कोई जमा पूंजी नहीं है। खेती करने वाले किसान के पास पैसे ना हो, धन ना हो तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? इन कृषि तकनीकियों का अचार डालेंगे हम। तो आपको समझना है कि हम खेती को इतने अच्छे से समझ करके करें। खेती की संपूर्ण समझ जिस दिन हमको विकसित हो जाएगी उस दिन खेती से बड़ा कोई बिजनेस। लेकिन अब मैं जो किसानों से कहता हूं, अपील करता हूं कि मित्र आप बस
3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए केवल इतनी चीज बंद कर दीजिए, मुझे इस जमीन से 30 कुंटल गेहूं लेना है, मुझे इस खेत से इतना कुंटल चना लेना, ये छोड़ दीजिए। अब हमें कुछ नहीं लेना है। अब 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल तक आप इतना प्रयास करिए कि ये मांगने का धंधा बहुत हो गया जमीन से। अब मैं प्रकृति को देने की बात शुरू करता हूं, 3 साल, 4 साल केवल, कि हे धरती मां, तुझे मैं और क्या दूं, हे धरती मां, तू और क्या चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं, देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। तन मन धन सब हम जमीन को समर्पित करते हैं। यही तो श्रद्धांजलि, यही तो भगवान की सच्ची पूजा है। वो कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आरती गाते हैं ना। तो अब वक्त आ गया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे धरती माँ, आज तक तूने ही हमको पाला, तूने ही सब जीव जगतों को, जीव जगत के जीवों को पाला। अब मुझे अकल आ गई है, बीच में हमको 40-50 साल अज्ञानता में चला गया था, अब मुझे अकल आ गई है, नेचुरल फार्मिंग में समझ गया हूं, अब मैं तुमको कुछ दूंगा। आप माँ को देना शुरू करो। माँ जिस दिन समृद्धशाली हो जाएगी, माँ इतना देगी आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक जमाने में जब लोग माँ को देते थे, याद कर लीजिए, 70 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 300 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हूं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हर गरीब के घर में सोना चांदी गड़ा हुआ था, और लालच ने क्या किया, वो सब बिक गया, और आप कब कर्जदार बन गए पता ही नहीं चला। आपको लोग कहते रहे कि आपकी आय 2 गुना करेंगे, आपका उत्पादन बढ़ाएंगे, आपका ये कर देंगे, और क्या कर रहे थे वो आपका कुछ भी भला नहीं कर रहे थे, वो अपनी भलाई के लिए जी रहे थे। और आज भी लोग अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि आप जब अपने लिए नहीं सोचोगे तो आपके लिए दूसरा कौन पागल सोचेगा, सीधी सीधी बात है। तो किसान को वक्त है कि वो अपने बारे में सोचना शुरू करें। और अपने बारे में सोचने का मतलब है कि अपने बारे में मत सोचिए, आप भगवान की, प्रकृति की व्यवस्था के बारे में सोचिए। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी शक्ति नहीं पकड़े नंद, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब। हमें नहीं पता दुनिया में क्या करना, मैंने तो एक ही संकल्प लिया है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ। हे धरती माता, जो 4 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़ का टुकड़ा है, हे माँ, आज से मैं तन समर्पित, मन समर्पित, हम तुम्हारे लिए समर्पित, तुमको उर्वर बना के रहेंगे। उर्वर बनाने की विधा में करना क्या है, पहला सूत्र है कि अगर धरती को माँ कहते हैं तो विष्णु को पिता मानना पड़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उभरे मोती मानस। पानी के बिना तो खेती नहीं हो सकती, लेकिन पानी कहां से आता है? अभी तो हम ट्यूबवेल से पानी निकालते, पहले 35 फुट से निकालते थे, फिर वो 80 फुट चला गया, अब 200 फुट से निकालते। अभी ये पानी खिसक जाएगा, 500 फुट से निकालोगे, फिर वो भी पानी सूख जाएगा, फिर आपका इतिहास भूगोल सब खत्म हो जाएगा। दिल्ली में, मद्रास में पानी खत्म हो गया। जमुना दिल्ली को जिलाए हुए कितने वैज्ञानिक हैं, कितने टेक्नोक्रेट हैं, कितने ब्यूरोक्रेट हैं, कितने राजनीति के पुरोधा बैठे हैं दिल्ली में। किसी की है औकात कि दिल्ली में पानी पैदा कर ले? मित्र, बहुत सारी चीजों पर परमात्मा का ही अधिकार है, प्रकृति का ही अधिकार है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के साथ मुझे संभल के चलना है, उनको संजो करके चलना है। ऐसा कुछ ना करें कि कल को हमारे जीवन जीने की मुश्किलें खड़ी हो जाए। तो पहली एक्वाफर का पानी पी चुके जो 30-35 फुट पर होती थी 20 साल पहले, अब देश में जो है दूसरी एक्वाफर जो 80 और 150-250 फुट पर उस पर चल रहे हैं। देश में कहीं कहीं तो तीसरी एक्वाफर पर पहुंच गए, और तीसरी एक्वाफर का पानी जब खत्म होता है तो फिर कहीं धरती में पानी। तो हमें आने वाली पीढ़ियों की भी तो चिंता करनी है।
नहीं करनी। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है आज की दुनिया जो हो गई है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम बच्चों से डायरेक्ट कह रहे हैं, मैं तो मर ही रहा हूं, देख साले, छोड़ूंगा तुझको भी नहीं। क्योंकि हमारी एक एक श्वास पर प्रकृति का राइट है। एक एक बूंद पानी मुझको प्रकृति से मिलता है, 2 वक्त की रोटी भी मुझको प्रकृति से मिलती है। और जब हम लोग प्रकृति या परमात्मा के, भगवान के घर में ही डकैती डालेंगे, फिर क्या होगा? ठीक है ना? तो सुनिए, तो मैंने बताया, अभी मैंने जीवामृत नहीं बताया, अभी मैंने बेसिक चीज बताई कि आपको खेत को सजाना है, खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। तो खेत की फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी, उसके लिए कुछ सूत्र है। जैसे मैंने बोला खेत हमारा जिंदा है, जमीन हमारी जिंदा थी जो अब मर गई। अब जिंदा किसकी बदौलत थी? जिंदा थी सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत। तो सूक्ष्म जीवाणु, जीवामृत का मतलब क्या है? पहला सूत्र बता रहा हूं आपको, देश में बहुत सारे कंफ्यूजन है। जीवामृत का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैंने पीछे सालों में कुछ गलतियां की हैं जिनकी बदौलत मेरे जमीन के जीव जंतु, सूक्ष्म जीव मर गए हैं। तो केचुआ तो नहीं ला सकते, मेंढक नहीं ला सकते, तितली नहीं ला सकते, दीमक नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंगल की माया में हैं। रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए। आप देश का हर किसान पानी देता है, उसके बाद भी फसल मुरझाती है। और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। जंगल में पत्थरों में नाना प्रकार की वनस्पतियां मुस्कुरा रही, हरी भरी खड़ी है। क्यों? वहां धरती में कुछ माया ईश्वर की ऐसी है। माया कौन सी है? ये सूक्ष्म जीवाणुओं की माया है। और सूक्ष्म जगत के बारे में वेद में लिखा गया, सूक्ष्म जगत की माया स्थूल जगत की माया से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। बिना जामन के दही नहीं जमता, बिना खमीर के जलेबी नहीं बनती, बिना सूक्ष्म जीवाणुओं की धरती जिंदा नहीं रह सकती। धरती में जो घास फूस छूट जाता है, फसलों के अवशेष छूट जाते हैं, उनको डिकम्पोज करके जीवांश में कौन कन्वर्ट करेगा? यही जीवाणु, जिनको हम लोग एक आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से मारते चले जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो जीवामृत आपके सामने है, जीवामृत का पहले तो देखिए कलर ऐसा होता है। जीवामृत के जीवाणु, आपके गांव में कोई जंगल होगा, जंगल का मतलब जहां 15, 20, 25 पेड़ आम के, आंवले के, नींबू के, करौंदे के, पीपल के, बरगद के खड़े हैं, वहां कोई आता जाता नहीं है, पत्ते फल वहीं गिरते। अगर ऐसा परिवेश है तो जंगल मान लूंगा, तो वहां मिलेंगे। या फिर जंगल के जीवाणु जंगल में मिलेंगे। आप लोग सौभाग्यशाली हो, मेरे यहां से एक बोतल ले जाओ, फ्री मिलता है। तो जीवाणु या तो जंगल में मिलेंगे, जो जंगल फॉरेस्ट एरिया है, या गांव में भी छोटे छोटे जंगल हैं जहां कोई ट्रेडिशनल वैसे ही खड़े हैं पुराने कई सालों से, 100 सालों से, वहां कोई छेड़छाड़ नहीं, वहां मिल जाएंगे या यहां मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये जीवामृत बनाना है। अब देखिए जीवामृत कितना सरल सा है कि आप हमसे 2 लीटर ले गए। जब 2 लीटर ले जाओगे, अभी एक किसान ने हमसे प्रश्न पूछा कि हम जैसे अक्सर 200 लीटर की बात करते हैं कि 5 किलो जीवामृत ले जाइए या 5 किलो जंगल की मिट्टी ले आइए, फिर 200 लीटर का ड्रम भर दीजिए, फिर उसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चीनी डालिए, फिर 3 किलो आटा, 3 किलो चीनी डालिए। देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, वो हमसे कई प्रकार के सवाल पूछते। उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया? फिर मैंने आगे बोला, जैसे कई लोगों ने कहा साहब ये आपको याद नहीं हो रहा, 5 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 2 किलो। तो हमने एक सरल फार्मूला बताया कि एक काम करो, अगर 200 लीटर जीवामृत बनाना चाहते हो तो सीधे सीधे 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ डाल दो। अब वो सज्जन जो मुझको पूछे हैं, वो सज्जन का सवाल क्या है कि सजान साहब 200 लीटर का ड्रम था जिसमें हमने पूरा पानी भर दिया, अब उसमें मैंने 28 किलो चीनी डाल दी, ये कैसे संभव है?
बात तो सही है, सही भी है और गलत भी है। शरबत जब बनाते हो तो चीनी धीरे धीरे डालेंगे, कितना चीनी पानी पिएगी? तो ये पानी को अगर मैं स्लोली स्लोली चीनी डालता रहूं, घोलता रहूं, डालता रहूं, घोलता रहूं, तो इस ड्रम का एक भी पानी बाहर नहीं आएगा, 28 किलो चीनी इसमें घुल जाएगी। लेकिन वो जो सज्जन हमसे प्रश्न पूछे हैं, उनका प्रश्न भी सही है कि अगर ऊपर तक भरा आल ऑफ सडन में 28 किलो ऐसे डालूं तो कुछ पानी तो बाहर। तो ये छोटी छोटी बातें मत पूछो यार। हम अक्सर कहते हैं भाई विनोद कुमार सचान की पूरी बात मत मानो, अपना कॉमन सेंस भी लगाओ, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये 200 लीटर क्यों बनाए? तो उनका अगला सवाल था कि कोई 200 लीटर नहीं बनाना चाहता। तो हमने कहा ठीक है, तो मैंने उस पर अध्ययन किया, कल उनको जवाब भेजा। क्या? कि 1 एकड़ का किसान है, समझना बात को, अगर कोई किसान है जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है, तो उसको जीवामृत केवल 25 लीटर बनाना है, क्योंकि 1 एकड़ में हमको 20 लीटर की जरूरत। 5 लीटर इसलिए ज्यादा बनाना है कि उसी को अगले सीजन में वही जामन का काम करेगा। जिसके पास 2 एकड़ है वो 45 लीटर बनाएगा, 3 एकड़ है वो 65 लीटर बनाएगा, 5 एकड़ है वो 110 लीटर बनाएगा, 10 एकड़ है वो 210 लीटर बनाएगा। ये ड्रम 225 लीटर का भी आता है, समझिए बात को। अब सिंपल सा साइंस है, 2 विज्ञान है कि 200 लीटर के ड्रम में मैं 20% वन टाइम भोजन डाल सकता हूं। चीनी डाल सकता हूं, गुड़ डाल सकता हूं, या गुड़ और आटा, चीनी और आटा डाल सकता हूं। कई बार मैंने अभी बीच में बोला कई वीडियो में, क्योंकि किसान रबी का सीजन चल रहा था, मेरे पास जो किसान आए वो अक्टूबर में आए और उनको 5 नवंबर को या लास्ट अक्टूबर को चना मटर बोना है। तो उनके बारे में अब देखिए, जैसा ऑडियंस होता है उसी प्रकार बात निकलती। किसानों के प्रश्न साहब जल्दी बनाना है, तो मैंने क्या बोला कि एक काम करना, कितना जमीन है? बोला साहब 5 एकड़। तो हमने कहा 110 लीटर बनाना और सीधे का सीधे उसमें 15 किलो चीनी डाल देना और रोज हिलाना, आपका 15 दिन में बन जाएगा। तो किसान का एक कमेंट्स आता है, जो वो यूट्यूब पे लिख के भेजते हैं कि सचान साहब कभी तुम आटा बताते हो, गुड़ बताते हो, कभी तुम कहते हो केवल चीनी डालनी। तो विषय समझिए, बेसिकली इन जीवाणुओं को शुगर ही चाहिए। जो चीज पानी में डिजॉल्व हो जाएगी, नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी को माइक्रोब्स इनटेक कर सकता है। आटे का, ये आटा है ना, आटे का कण देखिए उड़ रहा है ऐसे, आटे का एक पार्टिकल दिखता है उड़ता हुआ, लेकिन बैक्टीरिया का भी दिखता है ना, क्योंकि बैक्टीरिया, ये जो आटे का पार्टिकल है ये माइक्रो पार्टिकल है, बैक्टीरिया माइक्रो है। माइक्रो बैक्टीरिया को नैनो फार्म में भोजन चाहिए। ये आटा जब हम डालते हैं तो उस आटे के पीछे 2 रीजन है। एक किसान गरीब है जो गुड़ और चीनी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए कहा गया आटा 25 रुपया किलो है, गुड़ 50 रुपया किलो है, तो आटा डालेगा। बस आटे में क्या दिक्कत है, आटे को टूट करके शुगर के फार्म में कन्वर्ट होने में 25, 30, 35 दिन लग सकता है, और उसको तो 15 ही दिन में बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा आटा मत डालना, केवल गुड़ या चीनी डालना। तो एक ये साइंस है, ये हमारा वो नहीं कि मैंने गुड़ आटा बोल दिया तो गुड़ आटा में पड़े हो। कई लोग कहते हैं कि सचान साहब आप चीनी बताते हो, गुड़ डालना चाहिए, चीनी में जो है ना सल्फर होता है, गुड़ तो बहुत जैविक होता है। तो फिर बता दूं, इस गुड़ के फार्मेशन में भी आज लोग हाइड्रो यूज करते हैं, केमिकल है। गुड़ का मतलब ये क्या? गुड़ का मतलब नेचुरल है। आज की दुनिया में नेचुरल क्या है? जब ये आदमी का विचार नेचुरल नहीं रहा, आदमी नेचुरल नहीं रहा, तो गुड़ कहां से नेचुरल हो जाएगा? तो नेचुरल तो मुझे बनाना है। अभी कुछ नेचुरल का मतलब है नेचर के अनुरूप, नेचर की व्यवस्था के अकॉर्डिंग। जैसे एक किसान ने गेहूं बोया,
और 280 फुट से पानी खींच रहा है और उसने जीवामृत डाल के बोया, तो क्या कहते हैं, वो किसान नेचुरल फार्मिंग करता है। हाईलाइट किया जाता कि नहीं? मेरा जो नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल मैं कहता हूं कि अगर आप 280 फुट से पानी निकाल करके गेहूं की खेती करते हो जिसमें जीवामृत डाले, यूरिया डीपी नहीं डालते, वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमको नेचर को जिंदा रखते हुए खेती करनी। अगर आपके पास पानी कम है तो गेहूं क्यों बोए हो जी? चना नहीं बोना चाहिए। नेचुरल का मतलब है ना मैं जमीन को मारूंगा, ना मैं जमीन की फर्टिलिटी को कम होने दूंगा, ना जमीन के नीचे के भूगर्भ जल स्तर को लुटने दूंगा, ना मैं जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को नष्ट होने दूंगा। 3 सूत्र है नेचुरल फार्मिंग के। मैं प्रकृति की व्यवस्था को क्षति ना पहुंचाते हुए खेती करूंगा, क्योंकि मुझे खेती निरंतर करनी है। करोड़ों साल तो 3 करोड़ साल तो धरती को बनने में लगे, और उसके बाद जब से मनुष्य यहाँ जिंदा है और आगे जाने कितने सालों तक जिंदा रहेगा, तो आज की जो पीढ़ी है वो इसको पूरा मार देना चाहती है। तो मुझे मारना, आज की पीढ़ी को समझना है कि मुझे इस धरती को जिंदा रखना है, नहीं आने वाली पीढ़ियां आपकी जिंदा नहीं रह पाएंगी। खेती में लालच करना ही नहीं हमको। मैं डंकी, आप लालच छोड़ दो, आपकी झोली भर जाएगी, और लालच करोगे तो आप भिखारी के भिखारी रहोगे। देने वाली मां है। मैंने क्या बोला, 17वीं शताब्दी में जब देश सोने की चिड़िया था, तो हमारे पास ट्यूबवेल नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, फर्टिलाइजर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करके सोना चांदी बटोर रहा था, पूरी दुनिया से ला रहा था। क्यों? तब मैं भारतवर्ष की जो प्रकृति थी, भारतवर्ष की जो कृषि संस्कृति थी, दुनिया में सबसे अद्भुत थी। मेरे फोर फादर इतने सेंसिटिव थे प्रकृति के प्रति कि आपको याद है ना, गर्मियों में बेमतलब में जाकर के मैर साफ करना, बेमतलब में जुताई करना, किसान लगा रहता था अपनी धरती को सजाने में। आज क्या है? आज तो धरती को बर्बाद करने में मैं लगा हूं। कितना यूरिया डाल दूं, कितना डीएपी डाल दूं, कितना जाइम डाल दूं, कितना ये डाल दूं, कितना वो डाल दूं, ताकि मुझे ज्यादा मिले। और ज्यादा हमको मिला, अब तक का तजुर्बा है, मुझे ज्यादा। तो मैं देश के किसान भाइयों से एक ही चीज कहता हूं, सूत्र समझिए, खेत की मेड़ होनी चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं कि साहब पानी भर जाएगा फिर उड़दा सड़ जाएंगे, पानी भर जाएगा फिर सोयाबीन सड़ जाएगा, क्योंकि पूरे खेत में पानी कभी नहीं भरता। कुछ एरिया में पानी भरेगा, भर जाने दीजिए। पानी को आज हम नहीं रोकेंगे तो कल को पानी के लिए हम कहते हैं ना, कई बार लोग, आपने पढ़ा होगा कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है, पानी को लेके हो जाए। और मैं जहां तक समझता हूं विश्व युद्ध की जरूरत नहीं होगी, तुम मर ही जाओगे। मेरा अपना तजुर्बा है, यहाँ युद्ध लड़ने लायक ही कहाँ रहोगे यार। अच्छा, जो प्यासा होगा युद्ध लड़ेगा, जो भूखा होगा युद्ध लड़ेगा, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी युद्ध लड़ेगा। तो युद्ध लड़ना हो तो आज लड़ लो। कौन सा? प्रकृति के लिए एक बार युद्ध लड़ लो यार। अपने लिए तो दुनिया लड़ती है। चलो 3 साल हम युद्ध लड़ेंगे, किसके लिए? नेचर को सही बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जीवामृत की कहानी में क्या था मित्र, मैं बता दूं कि जीवामृत या मुझसे ले जाइए, या जंगल आपके आसपास कहीं बेहतरीन जंगल, उसमें कुछ आनाकानी नहीं चलेगी। कई किसान हमको पूछते हैं, सुजान साहब एक मेरा पीपल का पेड़ है, मंदिर है, वहां से ले आऊं क्या? हमने कहा नहीं भाई, जंगल नहीं साहब, वो जंगल जैसे ही है। हमने कहा पंडित जी झाड़ू नहीं लगाते क्या नीचे? बोले झाड़ू तो लगती, तो हमने कहा वो जंगल नहीं है। जंगल का मतलब जहां मनुष्य का आवागमन, मनुष्य का कोई खेल ना हो, जहां प्रकृति का खेल हो, वो जंगल। आपके गांव में अगर कोई ऐसा प्लेस है तो वहां से मिट्टी ले सकते हो, अन्यथा फिर जंगल जाइए, अन्यथा यहां आकर के ले जाइए, ठीक है ना। एक चीज बनाने में क्या हुआ, मैंने कहा कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो 25 लीटर बनाएंगे, 5 एकड़ जमीन है तो 110 लीटर बनाएंगे, 10 एकड़ जमीन है तो इतना बनाएंगे। अब भोजन क्या है?
अब जैसे अभी तो फसल आप बो दी हो, अब आपको जो बनाएंगे वो जुलाई में काम आएगा, खरीफ की फसल में, तो बहुत टाइम है। तो क्या करोगे, 2 लीटर हमसे ले जाओगे, 100 लीटर बनाओगे। तो अब आप इसमें, जैसे मैंने कहा कि 100 लीटर में 20% भोजन चाहिए 60 दिन के लिए। 2 महीना 100 लीटर लिक्विड है ना, तो हमको 20 किलो गुड़ डालना है, या 20 किलो सिर्फ चीनी डालनी है, या 10 किलो गुड़ 10 किलो आटा डालना है 60 दिन के लिए। मैं चाहे तो 1 टाइम डाल लूं, चाहे तो इसको 4 बार में डालूं, और चाहे तो 60 दिन में, मतलब 60 का 20 में भाग दे दूं और 400 ग्राम रोज डालूं। क्या दिक्कत है? अब आप तय करो कि मुझे डेली डालना है आधा किलो, या 10 दिन में डालना है मुझको 1.5 किलो, या एक के बार में डाल देना हमको इतना। आप तय कर लो, कुछ दिक्कत? 60 दिन के बाद फिर पुनः डालना। अब 60 दिन के बाद सुनना, अब आपकी चूंकि 60 दिन के बाद तो हुआ फरवरी, अभी फिर मार्च अप्रैल, फिर मई जून, तो आपको 3 बार डालना है, यही 20-20 मतलब। लेकिन अब यहाँ पर सावधानी क्या है, ये गुड़ अपने आप में, जब आप मुरब्बा बनाते हो तो गुड़ ज़्यादा डालते हो ना, चीनी और गुड़ की मात्रा ज़्यादा कर देते हो तो प्रिजर्वेटिव हो जाता है। तो इसमें 20% तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगले 2 महीना बनाना है तो क्या करेंगे, मैंने कहा 2 महीने में बन चुका। अगर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी, इसमें माइक्रोब्स की कॉलोनी 10 की पावर 9 8 तक पहुंच गई, तो अब यानी कि यहां गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमें इसको अभी जिंदा रखना है, तो क्या करेंगे, इसमें से 100 लीटर में 30 लीटर निकालिए और खेत में फेंक दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए। 30 लीटर फिर पानी डालिए, और 30 लीटर का 20% कितना हो गया, 6 किलो। 6 किलो भोजन डाल दीजिए। अब ये सफोकेशन नहीं होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया फ्रेश रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये 2 महीने फिर चल गया, लेकिन अभी 2 महीने और रोकना है। तो 2 काम कर सकते हैं, या तो फैलाएं, जितना फैलाएं उतना पानी डालें फिर भोजन डालें, या इसमें सीधे सीधे मात्रा बढ़ा दें। 100 किलो बना रहे थे तो चलो 50 किलो पानी डाल दिया, 12 किलो फिर आटा चीनी डाल दिया। फिर उसके बाद जब फिर 1 महीना 2 महीना बीता तो 50 किलो फिर पानी भर दिया, 12 किलो फिर आटा बेसन डाल दिया, जो कुछ डालना था। अब इस नियत से कि चलो यार कोई मांगेगा तो दे देंगे, हमने ज़्यादा बना लिया, हमें तो ज़रूरत 100 लीटर की थी, लेकिन 100 लीटर फालतू है, तब तक हो सकता है गांव का कोई आदमी कहे कि यार लाला राम हमको भी दे दो, उसके लिए बना लिया। जैसे मैं यहाँ बना के रखता हूँ, हमारे फार्म हाउस में तो 21 ड्रम रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि रोज आना कोई ना कोई आता है, उसको मुझे देना पड़ता है। तो परोपकार, खेती का मतलब क्या है, परोपकार भी है। परमारथ के कारणे साधुन धरो, तो किसान से बड़ा साधु कौन है? किसान तो सदियों से परमार्थ का काम ही करता है। चींटी को आप आटा डालते थे, गैया को आप एक रोटी बनाते थे, कुत्ते को आप रोटी खिलाते थे, चिड़ियों को अटरिया पे बाजरा आप डालते थे कि नहीं डालते थे? तो आप अपना कृषि संस्कृति, जो हमारी सनातन कृषि संस्कृति में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि बाप रे बाप, हम कितने पवित्र थे। मैं तो प्रकृति की व्यवस्था को स्थायी जीवंतता प्रदान करने के लिए जाने क्या क्या करता था, और आज मैं कहाँ फंसा दिया लोगों ने कि वो डाइमेक्रान डालिए, फोरेट टर्न डाल लिए, खेत में पलटिए, पीठ में मशीन लटकाइए, ऐसे से मारिए, खरपतवार को हम मारेंगे, इंसेक्ट को हम मारेंगे, सबको हम मारेंगे। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मेरी बात कई बुद्धिजीवी साइंटिस्ट भी सुनते हैं, तो आज फिर बता रहा हूं, वो भी सुन लें। इस धरती को किसने बनाया? तो सॉइल साइंस में, एग्रीकल्चर में लोग पढ़े हुए हैं। धरती को बनाने में वनस्पतियों ने, जीवों ने अपना संपूर्ण योगदान दिया।
छोटी छोटी वनस्पतियों ने और छोटे छोटे जीवों ने इस धरती की रचना की। हम तो बहुत बाद में आए, जब धरती पूरी सज गई। हमारे फोर फादर बहुत दिनों तक ये बात सतयुग में, त्रेता में, द्वापर तक इस बात को आत्मसात करते रहे कि नहीं, ये मेरी माँ है, प्रकृति मेरी माँ है, प्रकृति में भगवान है, इसके साथ मुझे परस्परता मिलकर जीना है। लेकिन कलयुग के आखिरी में, अब कलयुग का आखिरी जैसा हम तो आखिरी समझते हैं, क्योंकि अब ये चिराग बुझने वाला है। कलयुग के अंत में मैंने क्या किया कि जिन्होंने धरती को बनाया था, किसने? खरपतवार, जिसको हम घास कहते हैं, घास या खरपतवार। टेक्नोलॉजी ने क्या कहा? इस खरपतवार को मार डालो, उनकी दवा बिकनी चाहिए। किसान भोला भाला बेचारा पीठ में मशीन लाद के खरपतवार मार रहा है। फिर बोले इस कीड़े को मार डालो, तो किसान दवा डाल के उस कीड़े को, अब बड़े बड़े नीति निर्माता हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, बहुत इस दुनिया में इंटेलेक्चुअल लोग जी रहे हैं। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धरती के बारे में, बाप रे बाप, ये भगवान शिव का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है धरती। धरती को बनाने वाली जो जीव जंतु थे, अगर आज मैं उनको मारने लगा तो क्या होगा? मार रहे ना, खरपतवार नाशी डाल के घासों को मारना, इंसेक्टिसाइड डाल करके इंसेक्ट को मारना, और फिर क्या? खुद मर जाना। खुद भी तो मर ही रहे हैं ना, जी कौन रहा है यहां पर? तो मित्र, आप किसान हो, आपको धनाढ्य बनना है, आपको फिर से वहां जाना है। कहां पर? जहां फिर से गर्व से आप कह सकें, उन्नत खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी। तो उन्नत खेती के लिए है कि आपको अपनी प्रकृति, अपने गांव, अपनी जमीन के बीच में किसी थर्ड पार्टी को इंटर नहीं कराना। आपको अगर कोई इंटर करे तो आपका अपना कॉमन सेंस, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग इस्तेमाल करो कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तो ऐसा होगा। अगर कुछ कम मिलता है तो अपने में कमियां ढूंढो कि शायद मैं माँ की सेवा ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए कुछ कम मिला, इस बार और सेवा करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो देने वाली है वो धरती माँ ही है। और धरती देखना क्या देगी? धरती जब प्रसन्न होगी तो क्या देगी? प्रसन्न होने पर वो खाद्यान्न देगी आपको, जिसको खाने के बाद आप बहादुर होंगे, आप निरोगी होंगे, आप बुद्धिजीवी होंगे, आप मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होंगे, शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होंगे। और अभी ये जो बीमारियां हैं मनुष्य के साथ, वो क्यों है? क्योंकि मेरी माँ बीमार है। बीमार माँ में उगाई गई वनस्पति को, भोजन को जब आप खाएंगे तो आप बीमारी होंगे ना। और कहा गया है, करेला कड़ू दूसरा नीम चढ़ा। एक तो माँ बीमार थी ही, उसमें पोषक तत्व उतने नहीं थे, दूसरा पेस्टिसाइड आपने अलग से डाले हैं तो वो ब्याज में मिलेंगे। तो क्या हुआ? करेला की सब्जी खा के आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया, मटर की कोरी खा करके बीमार हो गया। और पंजाब की दुर्दशा देख रहे हो ना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हर 5वां 6ठा आदमी कैंसर का रोगी है। और पंजाब के बहुत सारे किसानों के रोजाना फोन आते हैं, किसान साहब यहाँ कब आओगे, जीवामृत लेना। तो हमने कहा क्या करोगे? तुम लोगों ने तो कसम खाई है मैं कैंसर से मरना हमको। और वही स्थिति यहाँ भी हो रही कि सबको तो बीमारियां बढ़ गई, सबको तो बीमारियां लग गई, कोई हंसता है क्या? मित्र, खेती मुस्कुराने का नाम है, खेती आनंद का नाम है, खेती धन कमाने का धंधा। लेकिन उसके बावजूद अगर मैंने खेती को खेती के तरीके से किया तो आप फिर सोने चांदी से लद जाएंगे। लेकिन लालच किया तो अस्पताल में चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में